ओके, अच्छा, यहाँ पर वो वाला काम के मल्टीप्लाइंग एनी रो बाय ए नंबर एंड एडिंग टू अनदर रो, जैसे वहां था बिल्कुल वैसे ही है। और उससे जाहिर है जिस रो में आप ऐड करते हो वो रो तो हमेशा चेंज होती है, वहां भी होती थी यहाँ भी होगी। लेकिन कोई एडिशनल डिफरेंट एक्टिविटी इसमें भी नहीं है, वहां भी नहीं। ये तीन इसके समझने वाले हैं डिटर्मिनेंट के लिए प्रॉपर्टीज जो हमने आपको पीछे सिखाई हैं। सर ठीक है, ये माइनस क्यों आ गया कॉमन 3 के साथ? आप आप शुरू कर रहे हैं ना यार, ये पहले ये तीन प्रॉपर्टी समझ आई हैं। ये यस सर। प्रॉपर्टी टू की वजह से, प्रॉपर्टी टू कहती है कि आप जब भी एक पेयर ऑफ रोज को एक्सचेंज करो तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, अपोजिट ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी है इस केस में। अगर हम इस प्रॉपर्टीज को तीन को समझ गए तो प्रॉपर्टी टू के तहत हमने यहां पर रो टू और रो वन को एक्सचेंज किया, ये ने एक्सचेंज किया हमने। तो ये क्योंकि नीचे आ गया ऊपर आ गया, जैसे ही एक्सचेंज ऑफ रोज होगा जो भी कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसका अगर यहां माइनस होता तो यानी आपका डिटर्मिनेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर और ये चेंज अंदर हो गया। इस प्रॉपर्टी पहले से, और ये फर्क बता रहा हूं कि रो ऑपरेशन में क्योंकि एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन से हम चेंज करते थे जब हमने मैट्रिक्स पे ये काम कर रहे थे, गॉसियन में और गॉसियन जॉर्डन में, वहां क्या हो रहा था, एक इक्वेशन जिसके दोनों तरफ की चीजें पूरी की पूरी ऊपर और नीचे, ये इक्वेशन ऊपर लिख दी नीचे लिख दी, नो डिफरेंस, तो वहां कोई साइन डिफरेंस नहीं था, वहां इक्वेशन स्वैप हो रही थी। यहां इक्वेशन स्वैप नहीं हो रही, यहां एक डिटर्मिनेंट के लिए डेटा लिखा हुआ है, उसमें डिटर्मिनेंट के डेटा की रो को आप स्वैप कर रहे हो। तो इट इज नॉट लाइक मूविंग एन इक्वेशन अप एंड डाउन, या अगरचे रो ऑपरेशन इसका नाम भी हमने रखा है, उसमें भी रो ऑपरेशन था, बट देवर रो ऑपरेशन ऑन ए इक्वेशंस, और मैट्रिक्स की शक्ल में इक्वेशंस को शो किया था, जिसमें इक्वेशन का लेफ्ट और राइट दोनों वहां लिखे हुए थे। इक्वेशन को ऊपर नीचे अगर हम ले जाएं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां इक्वेशन नहीं है, यहां मैट्रिक्स, यहां डिटर्मिनेंट है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उस डिटर्मिनेंट को हमने लिखा हुआ है मैट्रिक्स की शक्ल में। अब हम सॉल्व करने में, अब हम अगर रो को ऊपर नीचे ले जाते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होती है। क्या चेंज होता है, इसका साइन अपोजिट हो जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर टू है जो मैं अभी आपको सिखा रहा था। इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया था पहली प्रॉपर्टी, फिर गौर से सुनो, वहां पर जब आप इक्वेशन से के कॉमन निकालते थे या के से मल्टीप्लाई करते थे तो इस के का आप कोई खाता नहीं रखते थे। क्यों, किसी इक्वेशन को अगर लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो वो मामला, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद दैट इंफॉर्मेशन इज बोथ साइड डन, नो प्रॉब्लम, यू डोंट कीप ट्रैक ऑफ कि मैंने इस के से किया था तो ठीक बात है, कल को आप एक और के से कर लें, इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन को दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें, इक्वेशन क्योंकि यू डोंट कीप ट्रैक ऑफ दिस के, यार मैंने तो के से मल्टीप्लाई किया, यू फॉरगेट अबाउट इट, वहां पे हम कोई ट्रैक नहीं रखते थे इस के का। यहां हम डिटरमिनेंट सॉल्व करने के मामले को आसान करने में ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं। इसमें हम अगर किसी भी रो से कॉमन निकालेंगे तो जो कॉमन होगा, जैसे आप ब्रैकेट के बाहर नहीं किसी एक्सप्रेशन से कॉमन निकालते थे तो बाहर लिखते थे, अच्छा देखिए वहां पर भी है, अगर एक्सप्रेशन से निकालते हैं वहां लाजमी है, लेकिन अगर वहां इक्वेशन से कॉमन निकालते तो लिखना नहीं, क्यों, राइट हैंड से भी कॉमन निकल गया और लेफ्ट हैंड साइड से भी।
इक्वेशन से कॉमन निकालने में आप बाहर नहीं लिखते। अगर आपका खाली एक्सप्रेशन हो 3x + 2y + z, इसमें से निकालेंगे तो ये बाहर कॉमन लिखना लाजमी होगा। अदरवाइज अगर आप इसको छोड़ दोगे तो वो एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह डिटर्मिनेंट में भी अगर आप किसी रो से कॉमन निकालोगे तो आपको वो अच्छा ओके। अब आपने ये डिटर्मिनेंट को इन रो ऑपरेशन से हमने सॉल्व करना है। ये हमें फर्क पता चल गया कि डिटर्मिनेंट में रो ऑपरेशंस क्या होते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने वहां बताया था आपको कि नमाज की ड्यूटी लगी जो है। अच्छा यार, वो उसमें ये है ना कि तो आपकी क्लास वैसे ही 2:30 तक है, तो और उसमें भी हम ब्रेक देते हैं तो बहुत कम टाइम हो जाएगा। आप इसमें ये किया करो कि एक से पहले ही ना नमाज पढ़ लिया करो, टाइम तो हो जाता है ना 10:30 से। ठीक है। अच्छा जी, हम कह रहे हैं कि अब मैंने कहा कि मैथ्स में अब आपको ये भी देखना है कि यार मुझे ये पता तो चल गया मैं 3 तरह के रो ऑपरेशंस कर सकता हूँ टू सॉल्व द डिटरमिनेंट। अब मैं कब और क्यों और कौन सा इस्तेमाल करूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इन ऑपरेशंस को रैंडमली अप्लाई करते ही जाओ और आखिर में डिटरमिनेंट निकल आएगा। नहीं, हो सकता है आप 100 दफा ये ऑपरेशंस करो और आपका फिर भी डिटरमिनेंट ना निकले। आपने एक प्लान के तहत, रिक्वायरमेंट के तहत चाहिए वो आप इस्तेमाल करोगे, थोड़े से ऑपरेशन आंसर आ जाएगा। प्लान क्या है? प्लान इज वेरी सिमिलर टू, जैसे हम
जब इक्वेशन सॉल्व, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए रो ऑपरेशन मैट्रिक्स पे इस्तेमाल करते थे, तकरीबन उसी तरह का टारगेट है। जिस तरह आप गॉसियन में हाफ ट्राइंगल नीचे की जीरो कर लेते थे, आप इसमें भी वही काम कर रहे हैं। आपका टारगेट क्या है? किसी तरह आप नीचे की हाफ ट्राइंगल को जीरो कर लो, और फिर क्या होगा कि जो डायगोनल पर आपके एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट आ जाएगा। ये इसमें काम है। जैसे उसमें जब आप हाफ ट्राइंगल को करते थे तो बैक सब्स्टिट्यूशन कर लेते थे, अगर फुल दोनों को कर लेते थे तो डायरेक्ट वैल्यूज आ जाती थी। इसमें ये कैच है कि अगर आप नीचे के हाफ ट्राइंगल को जीरो कर लो इन ऑपरेशन से, तो जो डायगोनल पर उस वक्त नंबर होंगे उनकी मल्टीप्लिकेशन इज द डिटर्मिनेंट। आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर दैट सिचुएशन इज ओनली दैट। इसलिए हम ये रो ऑपरेशंस कर रहे हैं। अगर ये कर रहे हैं, अब हमें वो सारे काम उस तरतीब में करने हैं कि किस तरह लोअर ट्राइंगल में जीरो हो और डायगोनल पर नंबर हो और नीचे के ट्राइंगल जीरो। अब ये करने के लिए सबसे पहला स्टेप, यू वांट ए नंबर here। पहला स्टेप, आपको यहां नंबर चाहिए डायगोनल पे, यहां जीरो है। ये नंबर आपको कई लिहाज से चाहिए। एक तो आप डायगोनल पर नंबर चाहते हैं, नंबर दो ये कि जब यहां नंबर होता है तभी आप उस नंबर से इन रोज को जीरो, इन नंबरों को जीरो कर सकोगे। अगर आपके पास यहाँ 1 या कोई नंबर ना हुआ तो उसको यूज कैसे करोगे? इन नंबरों को जीरो करने, आपने उसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है इधर, ताकि इसको जीरो करो, इसको जीरो करो। अगर आपके पास यहां नंबर नहीं होगा तो आप नीचे जीरो कर ही नहीं सकते। इसलिए पहला स्टेप, टॉप पहली रो के लेफ्ट मोस्ट पर यहां कोई नंबर होना चाहिए। अभी यहां जीरो है। अब आपको पता चला यार मैं नंबर कैसे लाऊं? आपने कहा यार मैं कोई और रो इधर ले आता हूं जिसमें यहाँ जीरो नहीं है, वो ये रो पहली है। आपने कहा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। आपके पास चॉइस था, आप इसको भी ऊपर ले जा सकते थे, तब भी आपका डिटरमिनेंट सही सॉल्व होना था। आपके पास एम आपका है कि यहां मैं एक नंबर लाऊं। तरीका यह है कि कोई और रो इससे स्वैप कर सकते हो, और आपने फैसला किया चलो मैं ये वाली कर लेता हूं ताकि नंबर आ जाए। आपने ये स्वैपिंग की, उसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए। रूल क्या है कि जब भी कभी कोई एक पेयर ऑफ रो स्वैप करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपने -1 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, वही डिटरमिनेंट अब भी लिखा हुआ है, मगर आपने बार -1 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? एक रो ऑपरेशन, ए रो एक्सचेंज का ऑपरेशन किया। ओके, अब आपके पास यहाँ नंबर आ गया। अब इस नंबर को आपको 1 करना है। आपको मालूम है क्यों? इसको 1 करोगे तो उसके मल्टीपल्स दूसरी रोज में ऐड करके उन्हें जीरो कर सकते हो। इसको 1 करना। अब इसको 1 करने के लिए क्या करें भाई? वी नो इट। इसको 1 करने का मतलब है इसको 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड का मतलब है पूरी रो को 3 से डिवाइड करो। अगर पूरी रो को 3 से डिवाइड करना है तो इसमें से पूरी रो में से 3 कॉमन निकालना है। पूरी रो में से 3 कॉमन जो निकालेंगे उसको हम फेंक नहीं सकते। रो ऑपरेशन में हम ये जो कॉमन निकालते हैं इसको फेंक देते थे, यहाँ नहीं फेंक सकते। इसका जो कॉमन निकालेंगे, जिस तरह एक्सप्रेशन के बाहर वो लिखते थे वो लिखेंगे। 3 बाहर लिखा, और अब हमने 3 इसको डिवाइड किया 3 से, 1 हो गया, -2 हो गया, 3 हो गया। तो ये चीज ये हो गई वैलिड रो ऑपरेशन। एंड ए टास्क इन माइंड के करना क्या है, अब यहां हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे के तमाम एलिमेंट्स आपने जीरो करने जैसे पहले करते थे। आपने कहा यार ये तो पहले से ही जीरो है। मैनी ऑफ यू इन इवन दैट रो ऑपरेशन रोट R2, यहां जीरो था। एक ने लिख देता गलती से तो माफी है। ऑल ऑफ यू हैड रिटन इट एंड 99% पीपल डिड नॉट नो कि वो क्यों R2 लिखा हुआ है। भाई जब ये रो में जीरो है पहले से ही
तो जरूरी नहीं है R2 पे भी आपने कोऑपरेशन करना है। कोऑपरेशन करोगे तो नॉन जीरो हो जाएगा। अब ये एक है, यहाँ पे जीरो नहीं है, इसको करना है आपने जीरो। कैसे होगा जीरो? इसको आप मल्टीप्लाई ही ऐसे नंबर से करो कि हमेशा जब ऐड करो ना तो ये जीरो हो जाए। ये तरीका वहां भी है, यहां भी है। तो इसका मतलब है अगर इस रो को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब इस ऑपरेशन में वहां पर भी और यहां पर भी इसको -2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पता ही नहीं है कि अब ये रो चेंज हो जाएगी, नहीं। ये आप खाली इसमें ऐड करने के लिए वो मल्टीप्लाई करो, ये रो चेंज होगी जिसमें आप ऐड करो, दिस विल गेट चेंज, दैट विल नॉट गेट चेंज। कई लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको चेंज कर दिया, नहीं। हमने इस रो पे ऑपरेशन कर रहे हैं, और इसको वो जो वहां पर भी लिखने का तरीका था, इवन यू डिड नॉट राइट के ये कहाँ कर रहे हैं, आपने ये बताया नहीं कि ये चेंज किस चीज पे आएगा, ये आपको बताना होता है रो ऑपरेशंस में। यानी अगर इस बात को एज ए रो ऑपरेशन में लिखूं तो मैं अब ये कह रहा हूं कि मैं रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करूंगा, तो मुझे वहां पर भी, और अगर यहां भी मैं लिखूं तो कह सकता हूं कि मैं -2 से R1 को मल्टीप्लाई करूंगा और उसको ऐड करूंगा R3 में, और ये रिजल्ट चेंज जो आएगा या रिजल्ट जो लिखा जाएगा वो R3 में लिखा, ये लिखने का तरीका है। ये तो बताओ कि चेंज किस में आएगा। R1 -2 R1 plus R3 कैन बी प्लेस्ड इन R1 ऑल्सो, इससे R1 चेंज हो जाएगा। कैन बी प्लेस्ड इन R2 ऑल्सो, R2 चेंज हो जाएगा। नहीं, आपका एम था R3 को वो करना, रिड्यूस, और आप इस्तेमाल R1 को कर रहे थे, मगर इस इक्वेशन का मतलब है R1 इज नॉट चेंज। इससे दोनों बातें पता चल रही, R1 हैज नॉट चेंज, रिजल्ट को स्टोर R3 में किया जा रहा है, R1 शुड नॉट चेंज, तो ये भी पता चल रहा है। लेकिन कैलकुलेशन के लिए हाँ, -2, इसको -2 से आप ये टेम्परेरी के लिए -2 से मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या होगा -2, यहाँ क्या होगा +4, यहाँ क्या होगा -6। ये टेम्परेरी -2 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए कि इसको जीरो करना था, मगर पूरी रो को मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो -2 +4 -6। अब ये टेम्परेरी, ये जो -2 R1 है, इसको ऐड करो इसमें, तो -2 +2 0 हो गया, +4 +6 10 हो गया, -6 +1 -5 हो गया। अब ये रो चेंज हो गई। इस इक्वेशन के मुताबिक ये रो ने चेंज होना है, इसने टेम्परेली लिखने हैं, और ये बस खत्म। ये है रो ऑपरेशन, वहां पर भी और यहां पर भी। अब इसमें यह है कि रो ऑपरेशन में यहां पर कोई चीज बुक कीपिंग हमें नहीं करनी, वो भी वहां पर भी हम हर कोई रिटेन नहीं करते थे, सिवाय ये कि रो चेंज हो जाती थी, लेकिन हमको बाहर कोई कॉमन कोई साइन चेंज वो नहीं है। इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं। तो ये वाला ऑपरेशन बिल्कुल सिमिलर टू दैट है जो हम इक्वेशंस के लिए करते थे। ओके, अब ये क्या हो गया, ये बन गया माइनस, एक दफा चेंज से निकला, 3 कॉमन से निकला, रो ऑपरेशन से ये चेंज हो गया। ये आपका डिटरमिनेंट सॉल्व होता हुआ चल रहा है। अब आपने क्या किया, जब आपने ये ऑपरेशन, अब आपने इस 10 को खत्म, अब आप, ये डायगोनल है आपका, ठीक है, और ये आपकी ट्राइंगल थी, ये 2 जीरो हो चुके हैं, इसको अब जीरो करना रहेगा, ये जीरो करना है। इस जीरो करने के लिए अब ये रो है जिसने जीरो करना है, इसने अगर ऊपर का करना होता तो इसको भी करते हैं, हम सिर्फ नीचे का करना है, सिर्फ ये करना है। इस 1 के जरिए से इस 10 को जीरो करना है, रो ऑपरेशन इस्तेमाल करके। क्या रो ऑपरेशन करें भाई, सर इसको लाजमी है सेकंड रो को इस्तेमाल करके थर्ड को जीरो में। जी जी बिल्कुल। देखो
वहां पर भी और यहां पर भी। आप पहले, ये आपका डायगोनल है, इस डायगोनल पर आपने पहले टॉप मोस्ट ये लेना है नंबर, और इसके जरिए से इसके नीचे तमाम जो ट्राइंगल के वो हैं उनको आपने जीरो करना। फिर डायगोनल का अगली, अब ट्राइंगल यहां तक इस ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाएंगे इस कॉलम पर। इस कॉलम में आपका ये डायगोनल है, इसको इस्तेमाल करके आपने अगर लो ट्राइंगल कर रहे हैं तो नीचे के सारे जीरोस को करना है। अगर आप फर्स्ट करो जैसे गॉसियन जॉर्डन करते हो, उसमें नीचे और ऊपर दोनों के जीरो करने होते हैं, तो फिर इसी से नीचे और ऊपर दोनों तरफ करोगे वहां गॉसियन जॉर्डन में। गॉसियन में भी नीचे का करना होता है, इस डिटरमिनेंट में भी नीचे का करना है, इसलिए ऊपर वाले को नहीं करोगे। मगर पिवट यहां है, हर दफा पिवट उस कॉलम का डायगोनल का एलिमेंट हो, इसको पिवट हम कहते हैं। हर कॉलम का बारी बारी एक पिवट होगा, वो पिवट का नॉन जीरो होना जरूरी है। फर्स्ट करो ये वन इत्तेफाक से पहले से है, ये अगर जीरो होता तो हम इसको एक्सचेंज करते किसी और रो से, फर्स्ट को इस रो से एक्सचेंज करते, उस रो किसी से कुछ करते, बल्कि ऊपर वाली से नहीं करते, नीचे वाली से करते, ताकि यहां नॉन जीरो एलिमेंट आए और फिर ये काम हो। आपने पिवट को डिफाइन करना है और अरेंज करना है। अब पिवट ये है, इस कॉलम के लिए डायगोनल पर ये पिवट, ये इत्तेफाक से सेटिस्फैक्ट्री है। अगर ये वन ना होता तो आप कॉमन निकालते, अगर ये जीरो होता तो आप नीचे से किसी रो से एक्सचेंज करते, मगर आपने यहां ये एक पिवट बनाना है। अब ये पिवट बना बनाया मिल गया, ओके। इसके जरिए से नीचे के जीरो हमने बनाने हैं, इस केस में हमें लो ट्राइंगल करनी है, जीरो ऊपर वाली नहीं करनी, तो सिर्फ ये 10 रह गया। कैसे करें? इस रो को -10 से मल्टीप्लाई करें, -10, और इसमें ऐड कर दें, जीरो हो जाएगा। अब ये वाली बात, इस ऑपरेशन को क्या कहेंगे कि हम कह रहे हैं कि हम R2 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे R3 में। और ये आगे जरूरी है, ये आपने किसी ने नहीं लिखा हुआ था एग्जाम में, वो मिड में। बताओ कि इसका असर किस पे पड़ेगा, स्टोर कहां होगा ये रिजल्ट, ये तो सारी कैलकुलेशन करोगे, ये कहां जाएगी? ये R3 को रिप्लेस करेगी, और R3 में अभी जो कुछ है उसकी जगह ये हो जाएगा। R2 चेंज नहीं होगा, मगर R2 पे ये ऑपरेशन करके ये एडिशन करना है। तो -10 से मल्टीप्लाई करें R2 को, तो ये हो जाएगा, R2 को -10 से करें, -10 को मल्टीप्लाई किया, 0 इंटू -10 0, 0 -10 और -55 हाँ 0 इंटू -10 इज 0, 1 इंटू -10 इज -10, -50 हाँ, और 5 इंटू -10 इज -50। अब इन्हें हम ऐड करेंगे इसमें, ये तो 0 है, 0 0 से 0 ही रहेगा, ये जीरो हो -10 जाएगा। और +10 है, ये कट के 0 हो जाएगा। ये -50 और -5 को ऐड करेंगे तो -55 हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो थे आरजी लिखे थे इनके हटा दें, इन्हें खत्म कर दें, ये परमानेंट चेंज हो गए, और ये अब ये बन गया ये। अब हमारे डायगोनल में ये तो 1 1 है, ये वाला अभी -55 है, तो हम डायगोनल में सारों को 1 करना चाहते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसके लिए क्या करें, -55 को 1 कैसे करें? और थर्ड रो में से -55 कॉमन लेते हैं। हाँ, थर्ड रो में से -55 कॉमन निकालें। अच्छा, ये कॉमन जो निकलता है ये इसमें रिटेन रहेगा। इक्वेशंस में ये कॉमन निकाल के फेंक देते थे, यहाँ नहीं फेंका, -3 निकाला था, 3 निकाला था कॉमन, वो भी रखा, माइनस निकला पैदा हुआ था वो भी रखा, अब -55 निकाला है वो भी रखा, और ये 1 हो गया। अच्छा, अब वो प्रॉपर्टी हम जिस पे स्टार्ट लिया था, कोई भी डिटर्मिनेंट जिसके डायगोनल एलिमेंट अगर लो ट्राइंगल 0 हो गई है, तो अब डायगोनल की प्रोडक्ट इज द आंसर। इस डिटर्मिनेंट के लिए हमें कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी, इस डिटर्मिनेंट का आंसर है
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल वैल्यू 1 into 1 into 1। तो अब जो ये डिटर्मिनेंट है इसकी कैलकुलेशन का आंसर क्या है 1। इस डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन आंसर क्या है 1। आप एक्चुअली भी देख लो, और उसकी वजह वही है कि वो जो जीरोस है ना वो दूसरी टर्म को हटा ही देते हैं तो वो बस 1 ही रह जाता है। 1 इसका आंसर है, तो आपने वहां 1 लिख दिया, इस पूरे डिटर्मिनेंट की जगह 1 लिख दिया। ये माइनस था, कॉमन निकला, ये रिमेनिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, इन सबको मल्टीप्लाई किया, ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब अगर आप देखो इसी डिटर्मिनेंट की क्लासिकल स्टीरियोटाइप मेथड से इसी डिटर्मिनेंट को इस तरह सॉल्व करो, ये स्टीरियोटाइप मेथड था, तो अब भी आपको यही आंसर मिलेगा। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है बाय द रो ऑपरेशन, ये काम आपने किया है। समझ आ गई इसकी? ये Yes, sir. सवाल आपके इसमें भी है, वहां भी था, या आपके इस असाइनमेंट में था, या आपके उस लेक्चर में है, या आप अपलोडेड उसमें देखो। इतनी ही तफसील से हमने किया। शायद अब हम आपका मिड टर्म देख के हमने कहा और ज्यादा इसको करें, ओके, और कर दिया। मगर ये सवाल आपको उस वक्त पूछना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास में पूछें, क्लास से अगले दिन पूछें, आप ट्यूटोरियल में पूछें, आप सब काम पहले करें। चलो ये हो गया। अब आपका ये प्रोजेक्ट का सवाल बिल्कुल इसी लाइन पे, मिड टर्म का सवाल बिल्कुल इसी लाइन, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, चलो अब आप जाते हैं। आपने दूसरा कहा था कि वो वाला नहीं हल होता। अच्छा, आप कह रहे थे मुनीब, आप कोई सवाल कह रहे थे? यस मुनीब, which question you want to discuss or understand? मुनीब, सर जी सर, क्वेश्चन नंबर 2 सर। अच्छा वो खोलो क्वेश्चन सी जरा खोलें, क्वेश्चन नंबर 2। जी, आप स्टॉप शेयर करें सर, मैं करता हूँ शेयर। अच्छा मैं करता सबमिशन की है सर मैंने, आप क्या करें ना सर उसको सबमिशन की हूँ। है सर मैंने। अच्छा, आपने उसे किया हुआ और स्पेसिफिक सवाल पूछना है नहीं सर मैंने किया ही नहीं है सर, वो मेरे से हुआ ही नहीं, या मैं समझ नहीं? गया नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अप्लाई द सेम रो ऑपरेशंस ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 and name the resultant elements E1, E2 respectively and compute determinant of A by computing E is equal to E1A और E2। अच्छा, ओके 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 ओके, आई टेक द शेयर अगेन, मुझे दे दो हसीब। जी जी, अब आप कर दो। अच्छा, मैं आपको इसलिए भी और अदरवाइज भी डिटेल भी हमारे पास इधर, मैं हमेशा आपको ये चीजें अब क्लास लेक्चर से ही दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता चले कि हम ये काम पहले बहुत डिटेल से अलोंग विद एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको प्रोजेक्ट में देते हैं, फिर आपको एग्जाम में देते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब इसमें इन्हीं स्लाइड्स में आपको, या इससे पिछले में होगा या इसमें होगा, लेट्स सी किधर है। ओके, ये हमने ये रहा, लीजिए ये आ गया। ये भी बहुत सिमिलर है, जो आइडिया वहां से ही था उसी तरह का है कि जैसे मैंने आपको कराया था ना कि जब रो ऑपरेशन गॉसियन और गॉसियन जॉर्डन पे किए थे लीनियर इक्वेशंस के लिए, उनसे मिलता हुआ आइडिया है। जाहिर है डिटर्मिनेंट में जैसे और फर्क छोटे छोटे थे, यहां भी है। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अगर एक n बाई n मैट्रिक्स है और E n बाई n एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ E multiplied with B is same as determinant of E multiplied by determinant of B.
तो हमें यही काम जो अभी हमने डिटर्मिनेंट, इसमें क्या है, हमने इसमें रो ऑपरेशंस इस्तेमाल किए थे, पीछे भी यही था, हमने रो ऑपरेशंस इस्तेमाल किए थे। एक रो ऑपरेशन इस्तेमाल किया, दूसरा रो ऑपरेशन इस्तेमाल किया। अच्छा, वहां पर भी हम ये कहते थे कि कोई रो ऑपरेशन इस्तेमाल करें या मल्टीप्लाई करें एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एक ऑपरेशन वाले एलिमेंट्री मैट्रिक्स को बी से, तो ये एक ही बात है। वहां भी हमने ये कहा था, यहां भी हम यही कह रहे हैं। हम यहां क्या कह रहे हैं कि अगर हमने बी, एक तो तरीका था ना, बी पे आप एक रो ऑपरेशन करते, फिर दूसरा रो ऑपरेशन करते, फिर तीसरा, अभी जैसे हमने किया है, और ये सारे रो ऑपरेशन करके हम बी का डिटर्मिनेंट निकालते, जैसे हमने अभी किया है। हमने ये किया, एक रो ऑपरेशन, दूसरा रो ऑपरेशन, तीसरा रो ऑपरेशन, और हमने वो कर लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि इसकी बजाय हम ये कर सकते हैं कि आप ये जो रो ऑपरेशन की बजाय आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें, उस पर एक रो ऑपरेशन करें, उसका नाम रख दें E1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस पर एक रो ऑपरेशन। लेट से जो पहला हमने किया था, क्या किया था, एक्सचेंज ऑफ रोज, सेकेंड एंड थर्ड रो। ठीक है, हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर वो ऑपरेशन करें, ठीक है, बी पे ना करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करें, छोड़ दें, ये बन गई। फिर हम एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें फ्रेश, उस पर सेकेंड रो ऑपरेशन करें। वो क्या था, 3 कॉमन निकालने का, 3 कॉमन निकालना, उस पर कर दें, ये E2 बन गई। फिर एक और लें, वो क्या था, हमने शायद क्या कुछ कॉमन निकाला था, हाँ वो किया था मल्टीप्लाई ऐड जीरो करने के लिए, वो एक रो ऑपरेशन करें मल्टीप्लाई ऐड वाला जो हमने किया था, उसको नाम E3 रख दें। फिर हमने एक और रो ऑपरेशन किया, फिर एक फ्रेश आइडेंटिटी मैट्रिक्स लें, उस पे वो हर दफा एक फ्रेश आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अगर एक रो ऑपरेशन करें तो ये E बन जाता है। इस तरह के बहुत सारे E आप बना लें आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उन्हीं ऑपरेशंस के जो आप चाहते हो। अब बी पे वो वाले रो ऑपरेशंस डायरेक्ट करना या बी को इन ईज से मल्टीप्लाई करना इज सेम थिंग। ये बात आपको उधर भी सिखाई गई थी कि आप क्या ओरिजिनल पे रो ऑपरेशन करो या ऐसी एलिमेंट्री मैट्रिसेस वालों से उसको मल्टीप्लाई करो, इट इज द सेम थिंग। ये उधर भी सिखाई, यहां भी सिखाई। तो नो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू दिस। ये होगी बात। अब ये प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थिंग्स होता है कि मल्टीप्लाइंग इज डिटर्मिनेंट। ये एक और प्रॉपर्टी है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ सो मैनी ये डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके लिए आप अलग अलग डिटर्मिनेंट्स निकालो और उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बराबर होगा इसके। ये काम अब हम बिल्कुल जैसे वहां किया था वैसे ही हम यहां कर सकते हैं, और ये कैलकुलेशन से बिल्कुल यही आंसर आएगा। यही वाले रो ऑपरेशंस आप ईज से अप्लाई करो और कैलकुलेट करो, आपको यही आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब सर एक वो जो सर हम पहले रो ऑपरेशन लगाएंगे सर, उस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाएंगे, तो सर वो मतलब वहां से जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो वो मैट्रिक्स जी चेंज हो जी, जाएगा सर अंदर वाला। हाँ हाँ, वो भाई इस तरह होगा ना। ओके, हम वही ऑपरेशन कर लेते हैं हम। ओके, मैं E1 E2 इसमें डिफाइन कर देता हूँ। हम उधर चले जाते हैं और वहां पर E1 E2 बनाते हैं, जो अभी हमने काम किया उस काम के लिए बना लेते हैं E1 ये। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि 3x3 का है तो वो I3 होगी, यानी कि ये वो हमेशा ये
इस मैट्रिक्स से आप स्टार्ट करेंगे। ये आपकी I3 इसको कहते हैं, 3x3 को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद 3x3। ये आपकी वो आई है जिस पर आपने हमेशा एक रो ऑपरेशन करना है। मैट्रिक्स की जगह यहाँ जाहिर डिटरमिनेंट ये है I3, कह लो इसको आप, आइडेंटिटी मैट डिटरमिनेंट 3। ठीक है। अच्छा, इस पर पहला रो ऑपरेशन आपने यहाँ क्या किया, स्वैपिंग ऑफ रो 2 एंड रो 3। तो आपका E1 क्या होगा, E1 होगा इस पे। ये अब E1 का मतलब इस पे आप सेकंड और 1 को स्वैप करो तो ये हो जाएगा 0 1 0 एंड 1 0 0 और 0 0 1। ये दिस इज द E1, स्वैपिंग ऑफ रोज। ठीक है। अब E2 क्या है, सर माइनस नहीं समझ नहीं आएगा। रही है। माइनस आप आएंगे। आपने यहां हमने एक रो ऑपरेशन किया था कि रो 2 और रो 1 को स्वैप करना है। ये रो ऑपरेशन हमने ये किया था, ठीक है। जी सर। यही रो ऑपरेशन हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे करें, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले, उस पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अगर कोई एक रो ऑपरेशन करें, कोई एक, हमने यहां इसके मुताबिक वाला चूज किया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर कोई भी एक रो ऑपरेशन करें तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनती है E। हमने इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर एक रो ऑपरेशन किया, इनको स्वैप किया, तो ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गई, इसका नाम हमने रख दिया E1। ठीक है। तो माइनस क्यों नहीं आया? तो माइनस साइन नहीं आया सर। हाँ, हमने ये वाला जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये मैट्रिक्स पे कर दिया। हाँ, अच्छा, ओके, ये हमने रो स्वैप की है इस ए की, ओके, माइनस। ये सेकंड और फर्स्ट रो को स्वैप किया। ये ऑपरेशन इस पे जो करना था वो हमने यहां किया और इसका नाम E1 रख दिया। ठीक है। इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे किया, इसका नाम E1 है। अच्छा, अब हम दूसरा ऑपरेशन इस केस में हमारा था टेकिंग आउट 3 कॉमन फ्रॉम ए R2 रो, R1 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 है सर ये। फ्रॉम R1। ठीक है। अब आप फिर ओरिजिनल उस पर टेकिंग आउट 3 कॉमन फ्रॉम R1, यहां से जब आप 3 कॉमन निकालोगे ये अंदर हो जाएगा 1/3, बाकी सारा जीरो। ये 0 और ये 0 1 0 और ये 0 0 1, ये हो गया E2। ठीक, इसी तरह सारे जितने भी रो ऑपरेशन, ये वाला मल्टीप्लाई दी, अगला देख लो, मल्टीप्लाई फर्स्ट रो with -2 and add it to row 3। अगेन ये ओरिजिनल आई पे ही करोगे, आई पे। ये ऑपरेशन एडिटिव नहीं है, ये अलग अलग हैं। इन्हें जब उसके साथ ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही मिलेगा जो ऑपरेशन का रिजल्ट। फिर आप बगैर ऑपरेशन किए इन E1 E2 E3 को उससे मल्टीप्लाई करोगे, आपको नेट आंसर वही मिल जाएगा, डिटरमिनेंट 165। ठीक है। तो ये दो बिहेवियर उसने ये बताया, ये इक्वलेंट है कि या आप ओरिजिनल के ऊपर रो ऑपरेशन करो या आईडी मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन, अलग अलग रो ऑपरेशन की वो बनाओ और उनसे इसको मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट एक ही बनेगा। अच्छा, अब मैं ये वाला कह रहा हूं तीसरा, -2 से R1 को मल्टीप्लाई करो, उसको R3।
अच्छा, तीसरा ये जो था -2r1 + r3, मैंने अब ओरिजिनल i को पहली रो को -2 से मल्टीप्लाई करके r3 में ऐड किया। -2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस, वहां पर -2 और 0 और 0, ओरिजिनली वो वहां पर था 1 0 0, ये मैंने -2 से मल्टीप्लाई करके किया। दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है। तीसरी रो में मैंने 0 0 1 में इसको ऐड किया। जब 0 0 1 में ऐड किया तो ये ऐड होके यहाँ -2 बन जाएगा। इधर 0 में 0 ऐड होगा, 0 ही रहेगा। इधर में 1 था और 0 ऐड होगा तो 0 रहेगा, 1 रहेगा। तो ये हो गया -2। सर ये ये माइनस जी। 2 ही क्यों कर रहे हैं? सर चेंज तो R3 में आएगा ना सर? जी, चेंज तो R3 में आएगा सर, चेंज R3 में आएगा, बिल्कुल यही हुआ है। R1। नहीं, ये मैंने उसका वो टेम्परेरी वाला बनाया था, जी सर, ये ठीक है। R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और ये बन जाएगा ये। अब ये टेम्परेरी था, -2 से मल्टीप्लाई करके जो चीज नहीं लिखते हम वो है। इसको ऐड किया है नीचे वाले में तो ये बन गया -2 0 and 1। ये माइनस, यहाँ पर ये -2 है, -2 0 and 1, ये रो 3 है। ठीक है, सर ये हम सारा प्रोसेस क्यों कर रहे जी सर। ओके, ये सारा प्रोसेस ये कर रहे हैं। ये भी एक, ये प्रोसेस पहले ये बताओ कि आपने जब हमने वो लीनियर इक्वेशंस के लिए करवाया था उस वक्त किया था ये प्रोसेस? उस वक्त भी आपको एक असाइनमेंट ये दी थी। ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि आपको डायरेक्टली रो ऑपरेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो उस मैट्रिक्स पे। रो ऑपरेशन एक तरीका, आप रो ऑपरेशन इस्तेमाल करो, या आप एलिमेंट्री उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। दोनों सूरत में आपको आंसर एक ही मिलेगा। यानी एक तरीका, आपका अगर मैट्रिक्स बी था, आप इसके ऊपर रो ऑपरेशंस बारी बारी करो और इसको सॉल्व करो, और अभी जैसे हमने काम किया आंसर निकालो। एक दूसरा तरीका, आप मल्टीप्लाई करो, यानी अब आपने रो ऑपरेशंस नहीं किए, आपने बी को मल्टीप्लाई किया इन ईज से, जो अभी हमने बताया। विच व्हाट डज इट मीन? इट मींस आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ये रो ऑपरेशंस किए। एक सिंपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अगर ये ऑपरेशंस किए और उन्हें आपस में मल्टीप्लाई किया, तब भी वही रिजल्ट आएगा। ये एक बिहेवियर है, इसको कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ये काम हमने उधर भी किया था कि गॉसियन जॉर्डन में या तो आप रो ऑपरेशन करो डायरेक्टली, या आप एलिमेंट्री मैट्रिक्स को जिस पर वो रो ऑपरेशन हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई करो। वहां हमने आपको बताया था कि इधर आप E1 आपको एक कराया भी था, E1A will give you the same result as A after A, और उस पर आपने एक रो ऑपरेशन जिसका नाम मैं कह दूं रो ऑपरेशन 1 आप अप्लाई किया आपने, रो ऑपरेशन 1, और उससे जो ये बना लेट्स से A डैश। यही बात अगर I पे वो वाला रो ऑपरेशन करके E1 बनाओ और उसको मल्टीप्लाई करो A से, तब भी A डैश ही बनेगा। ये इक्वलेंस दोनों के दरमियान जो है उसको दिखाया जा रहा है। ये एक अल्टरनेट वे ऑफ सॉल्विंग इट। प्रोबेबली कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशन में ये आइज बना के और प्रोडक्ट लेना मे बी मोर फिजिबल, और आपके लिए मोर फिजिबल। क्या आपके पास ये? सर क्वेश्चन है सर यहाँ पे। जी जी जी, सर मैं करता हूँ ये देखें सर। सर हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, ये प्रॉपर्टी लिखी है सर, ये वाली लगानी है क्वेश्चन 2। हाँ हाँ, क्वेश्चन 2 में ये प्रॉपर्टी लगानी है। जी सर। तो मतलब सर जो हमारे पास E1 E2 E3 होंगे सर, उनको डेफिनेट निकाल के और डेफिनेट और बी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, दोनों को लाएंगे सर। आंसर आ जाएगा, यस।
जी सर। ठीक है, जी सर। ओके। और यही चीज मैंने आपको गॉसियन वगैरह टाइम में भी दी हुई है, अगर आप उसको लुक बैक करो। अच्छा, अब इसमें एक नजर देख भी लेते हैं, शायद इवन इसकी भी एग्जांपल हमने हो सकता है की हो, नहीं तो उधर तो की थी, हो सकता है इधर ना की हो, आई डोंट नो। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ शायद है, मेरा ख्याल है इसकी example है। टू प्रोपोर्शन रोज और टू, अच्छा ये तो प्रोपोर्शन रोज की बात हो रही है, थ्योरम। हाँ, ये है, ये देखो। अब उसमें फायदा क्या है, वो जो आप कह रहे हो उससे फायदा क्या, वो असल में जो आई के ऊपर चीज हुई भी होगी ना, उसके आपको सॉल्यूशंस बड़े रेडीली मिल जाएंगे, इसलिए आपको फायदा मिलेगा। E results from multiplying a row of in by k, then determinant of E is k। देखो यहाँ पे वो मिसाल, क्या आपने किसी एक को k से मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि वो कांस्टेंट फ्रॉम वन निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट वाले का आंसर हमें पता होता है, तो अगर ये 3 हो गया था k की वजह से, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट स्टेट निकल आता है। इसी तरह यहां पर ये आपके स्वैप हो गए, अच्छा नहीं, ये स्वैप हुए। अच्छा, अब इस केस में आपका है द फर्स्ट एंड द लास्ट रोज ऑफ I4 वर इंटरचेंज। ये अगर इंटरचेंज किए हैं तो ये -1, यानी क्योंकि इस मैट्रिक्स का ओरिजिनल जो था ये 1 था, तो स्वैप करने से -1 हो गया। डायगोनल पे ये वंस थे ओरिजिनल, जिसमें आपने स्वैप किया तो आपको आंसर -1। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट है, अच्छा ये वाला 7 टाइम्स द लास्ट रो ऑफ A4 वाज एडेड टू द फर्स्ट रो। अच्छा, अब इसका लास्ट रो का 7 फर्स्ट रो में ऐड किया, तो ये इसका आगे। अच्छा, अब आप देखें इसका आंसर, क्योंकि हमने कहा कि जब हम ये एडिशन करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता, तो इसका ओरिजिनल 1 था तो ये 1 ही रहा। तो इन केसेस के डिटरमिनेंट असल में फाइंड बड़े रेडीली हो जाते हैं। तो अगर हम उस शक्ल में इसको कर लें, ये तो हमने के, अच्छा ये तो प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, हाँ बस तब ये हो। वो असल में हाँ, उसका लो अगर हम ट्रायंगल जीरो है इन, ना सर, उसका हाँ ट्रायंगल जीरो है, खाली डायगोनल लेंगे सिर्फ। हाँ, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यूज डायगोनल वाली होती है, या डायगोनल में जैसे 3 से मल्टीप्लाई, ओके डायगोनल, इसलिए ये जो आई वाले केसेस है ना, इनकी हर एक का डिटर्मिनेंट बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आपने देखे तीनों प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं और डिटर्मिनेंट बिल्कुल सीधे हैं, तो इनकी मदद से वो निकालना आपके लिए ज्यादा सिंपल हो जाता है। जी तो सर। ये आपकी वो अप्रोच है कि उसकी जगह आप ये काम कर रहे हैं और इससे सॉल्व कर रहे हैं। एनीवे आंसर दोनों में एक ही आना है, वो आप वेरीफाई करना कि आंसर आपका दोनों का लेकिन एक सर ही देखिए आएगा। सर, ई और बी आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना सर, डिटरमिनेंट ऑफ ई जो होगा E1 E2 E3, तो आगे वो डिटरमिनेंट ऑफ बी से मल्टीप्लाई होंगे आपस में। जी जी। बिल्कुल, तो ये सर वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सारे ई इस तरह का रिजल्ट आपस में मल्टीप्लाई होगा। क्वेश्चन में तो लिखा है कंप्यूटिंग करनी है डिटरमिनेंट ऑफ ए की, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है सर वहां। क्वेश्चन हाँ, देखें सर। फिर ओके, फिर क्वेश्चन निकालें, क्वेश्चन को जी दोबारा जी। खोल लेते हैं। क्वेश्चन सर आप स्टॉप शेयर करें, मैं निकालता मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, हूँ जी। ठीक है। ये है क्वेश्चन सर। Element E1 E2 respectively, hence compute determinant of A by computing A के ऊपर ये ऑपरेशन E1 E2 E3 अप्लाई करके डिटरमिनेंट फाइंड करो। यही बात वहां कही है कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स A है उस पे, यहां देखिए A क्वेश्चन 1 में मैंने अभी जो आपको पहला मेथड सिखाया है, ये कहा है कि आप A पे डायरेक्टली रो ऑपरेशंस करो और सॉल्व करो डिटरमिनेंट, पहला। जी फिर सर। हम कह रहे हैं कि इन ईज को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, यहां ये कह रहे हैं वही काम इस तरीके से करो और देखो कि आंसर एक ही आएगा, ये बात है।
ठीक है। सही होगा सर। हाँ, तो मतलब ई ए का जो आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट से होगा। यस, जी जी बिल्कुल। इन ईज के डिटर्मिनेंट्स के जो प्रोडक्ट आएगी वो वही आएगी जो ऊपर आपकी आई हुई थी। आप देखोगे कि आपका आंसर डिटर्मिनेंट का मिल गया बिकॉज ऑफ दिस। इन सारों के एक्चुअली आप डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। अभी हमने देखा कि वो डिटर्मिनेंट्स इनके निकालना बड़ा आसान है, कहीं 1 है, कहीं के है, कहीं माइनस है, बस इतना फर्क है। तो इनके डिटर्मिनेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल आते हैं विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। इसलिए आपका फाइनल भी वही बन जाएगा जो वो है। ये एक प्रॉपर्टी है जो यूज हो सकती है इफेक्टिवली। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन आप लोगों का? पहले क्वेश्चन 4 भी में मसला आया था, मैंने सॉल्व किया सर इसको, लेकिन ये लास्ट में ऐसी क्वेश्चन आई है सर वो आगे सॉल्व नहीं हुई। अच्छा, अगर स्पेसिफिक मसला बताओ तो वो कर देते हैं, नहीं तो मैं टोटल बता देता हूं। मैंने इसको आपको ये भी सिखाया हुआ है। शेयर दो मुझे, शेयर जी जी हसीब दें। जी, आप कर लो। तो मैंने ये सॉल्व किया थोड़ा बहुत सर, आप वो खोले ना मेरी असाइनमेंट, इसमें आप चलेगा थोड़ा बहुत सॉल्व किया अच्छा, सर मैंने इसको। अच्छा, अब हसीब खोलेंगे। आप हसीब है ही खोलने के लिए या इनसे खुलवाएं, क्या करें बताओ? जी जी है, क्लासरूम में इन्होंने सबमिट है, की हुई है, मैं खोल लेता हूँ। ओके, ओके, चले वहां देख लेते हैं। ओके, आप स्टॉप शेयर करें सर। अच्छा, ओके, ओके, अच्छा, ये मुनीब आपकी असाइनमेंट नंबर 3 है, ठीक है। इसमें अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आखिरी क्वेश्चन। अच्छा, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि ओपन हो जाए। ओके, मेरा ख्याल एंड में होगी। पहले एंड में चले जाओ, फिर उधर पीछे थोड़ा सा चले जाना। जी ये आ गया। ये आगे। अच्छा, चलो। अच्छा, हसीब, आप पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं आपका देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन क्या है मुनीब, जो आपको मतलब जहाँ पे आप स्टक हुए हो या समझ नहीं आ रही? ये आगे चला रहे हैं, आप देखते जाएं और पूछें, चलें। जी मुनीब। इसको एंड पे ले जाए, बिल्कुल एंड पे। अच्छा, ठीक। तो जी यहाँ से क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो रही सर, यहाँ से। ओके, अच्छा, ओके। एक तो बात तय हो गई कि इसमें क्यूबिक इक्वेशन बनती है। पहले क्वेश्चन सही है सॉल्व ना? नहीं हो रही यहाँ से। क्यूबिक सॉल्व नहीं हो रही। अच्छा, पहले तो देख लो कि क्यूबिक सही बनी है कि नहीं। थोड़ा सा ऊपर चले जाएं। अब हम जाते हो ए पे, पहले जाते हैं ना, सबसे पहले ए पे। जी जी। अच्छा, एक तो देखो, पहला स्टेप, पहले ए को देख लेते हैं, ए भी ठीक है कि नहीं। 624 -8 चलो ए, अस्यूमिंग ए ठीक ही है। चलो -2 देख लो। 6 जी ठीक है, सही है। ठीक है, ओके। हाँ अच्छा, पहले ये है कि आपने जब सॉल्व करना शुरू करना है, तो अगर कोई ऑब्वियस कॉमन फैक्टर है तो वो तो एनीवे निकाल लो ना। ए का, ए, ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। जी जी।
ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। पहले तो मैट्रिक्स में अगर यार तुम्हें नजर आ रहा है कि देयर इज 2 कॉमन, तो 2 निकाल लो, ठीक है ना। 2 कॉमन निकाल लो मैट्रिक्स से बाहर के, तो इस ये बन जाएगा 3 2 -1। पहले तो मैट्रिक्स को पहले स्टेप पर ही ए को, तो ए में कॉमन फैक्टर तो बाहर निकालो ना, उसको तो ना लेके बहुत बड़ा नंबर, उसकी वजह से नंबरों में आपके बड़ापन आ रहा है, बाकी कोई मसला नहीं है, फिर भी सॉल्व फिर भी सही होगा। तो मगर चले पहले ये काम करें, सही है। अच्छा, अब आपने आगे ठीक किया, लेमडा आई माइनस ए, लेमडा आई, ये ठीक है। अब जरा सा नीचे जाओ, नीचे जाओ हसीब, लेमडा आई ठीक हो गया, माइनस ए आपने किया वो ठीक हो गया। चले आए आगे आ जाए, ओके ये ओके वो -6 ये वो हो गया आपके, ठीक ठीक ओके। अच्छा, अब आपने ये किया तो आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। चले नीचे जाएं। अच्छा, डिटर्मिनेंट फाइंड करने में आपने जाहिर है लेमडा एल एल ओके ये लिए और लेमडा -6 ओके 4 ठीक, और ऑलराइट, और लेमडा ओके। तीसरे में आपने लेमडा ही लिखा हुआ है 4, पहले में लिखा लेमडा -6, दूसरे में लिखा 4, ऊपर जाओ। अच्छा, तीसरे में 2, ठीक है, 2 को लिया इन लोगों के। अच्छा, अब आपने इनको मल्टीप्लाई किया, ओके। अच्छा अच्छा हम्म, ओके। इधर भी ये जरा से थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, जहां भी मौका मिले आपको। इस स्टेज पर आप अभी फैक्टर्स को लिखा रहने देते मल्टीप्लाई से पहले, और ये भी देख लेते कि यार कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं निकल रहा सब में से। और यहाँ अच्छा दूसरा दूसरा अब आप इवन यहाँ पर आपके कॉमन वैल्यू बाहर निकल सकती थी इसको। अच्छा, अभी भी नहीं निकाली थी ना, मे बी। अच्छा, आपने वहां कॉमन का चांस लूज कर दिया है। कॉमन यानी वो जो 2 का इम्पैक्ट इधर भी चल रहा था, यहाँ से भी कॉमन निकलने का चांस था, फैक्टर का भी चांस था, बट लेट से आपने सारों को लेते हुए कर लिया। अब क्या हो गया, अगर ये चीज है, अब आपने क्या करना था, यहाँ आकर क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है बताएं, आप क्या तरीका इख्तियार कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये आपकी अब एक क्यूबिक इक्वेशन है, यानी एक्स में आपको अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन दे दूं और कहूं यार इसके रूट्स मालूम करो, तो कैसे करोगे, क्या तरीका है। ये तो बनाया था सर, क्यों बनाया था सर, ये ए प्लस डी का होल क्यूब बन जाएगा। वो मैंने ट्राई किया लेकिन सर वो बना नहीं मेरे से। ये नीचे का फॉर्मूला बना था ना लास्ट में, लेकिन वो ये चीज जो थी ना सर। जी सर, ये 8 का क्यूब है सर, ये 512। अच्छा, शायद सर का भी नेट का मसला हुआ है,
तो सर आते हैं तो कर लेते हैं कंटिन्यू। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों की अभी कोई दूसरी क्लास है इस वक्त? यस चाह सर। रहे हैं सर, तो कह रहे हैं क्लास ज्वाइन करो। हाँ तो यस बताओ सर, पर सर मतलब को, कैसी बात? सर को बताओ ना यार कि आप लोगों की क्लास है, ताकि फिर ये क्लास में एंड करेंगे। अभी सर आते हैं तो सर को बताइए, ठीक है? यस सर। हाँ। ये मैंने सवाल जो ऊपर मैंने किए थे, क्या किया आपने? हाँ मुनीब क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलो, आवाज आपकी कट गई थी। ऊपर वाले मेरे सवाल जो है ऊपर वाले, जी क्या जी किए आपने? सारे सही है सर वो? हाँ नहीं अभी चेक नहीं किया, अभी चेक नहीं किया, ये अभी रहती है। हाँ जी हाँ जी। और आइंदा ये है कि क्लास अगर जो भी, सिर्फ इसी क्लास की बात नहीं है, वैसे भी आपकी कोई भी क्लास हो, फर्स्ट करो डॉक्टर साहब की क्लास है, पीछे अगर आपकी कोई और क्लास भी चल रही है तो आप टाइम पे बता दिया करो, ठीक है ना? सर को हो सकता है अभी जहन में ना हो, तो आप लोग जो है आप अपनी क्लासेस के टाइम वगैरह जैसे ही होते हैं तो इन्फॉर्म कर दिया करो टीचर्स को कि सर हमारे दूसरी क्लास का टाइम हो गया। राशि है राशि। इसको मुनीब अभी सर भी आएंगे तो ये बताएंगे, आप इसको ये चीज़ करते हो ना कि ये जैसे आपकी क्यूबिक इक्वेशन बन गई है ना, इसमें अब आप 1 बाय 1 पहले 1 डाल के चेक करोगे, -1 डाल के चेक करोगे कि किसी नंबर के ज़रिए जब आपने 1 डाला, फर्ज़ करो 1 डाला, ठीक है ना? 1 जब डालेंगे और इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, क्या वो इक्वल्स टू 0 आती है कि नहीं? अगर वो इक्वल्स टू 0 आ गई, ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि लैम्डा इक्वल्स टू 1 जो है वो इसका एक सोल्यूशन है, और लैम्डा -1 इसका एक रूट हो जाएगा, ठीक है? अच्छा 1 मिनट सर की बार कॉल, बर्फ दे दो। अरे 1 मिनट सर की कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। Excuse me, sir. Hello. Hello. राशिद 1 मिनट होल्ड करो, 1 मिनट। कॉल आई है सर की, मतलब अच्छा
हाँ राशिद, आप कुछ कह रहे थे, आपकी क्लास है अभी, तो बस मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, सर ने भी कहा इसको कंक्लूड करके बस फिर एंड कर दें। अच्छा मुनीब, इस चीज़ को समझ लो, बाकी सब भी समझ लें कि जो मैं अभी बता रहा था आपको कि आपने इसको जो है, हाँ बिल्कुल, ये इक्वल्स टू 0 करके आपने 1 बाय 1 पहले 1 डाल के देखना है, -1 डाल के देखना है, वो नहीं होता तो 2 डाल के देखना है, -2। आपका कोई एक ज़रूर ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि जब वो आप उसको इसमें डालोगे तो वो इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है ना। जो भी फर्ज करो लैम्डा इक्वल्स टू 1 ने सेटिस्फाई कर दिया, फर्ज करो, मैं एक एज्यूम कर रहा हूँ, जब लैम्डा इक्वल्स टू 1 ने उसको सेटिस्फाई किया तो दैट मीन्स कि लैम्डा -1 जो है वो इसका एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। जैसे अगर फर्ज करो, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू 1 ये सेटिस्फाई कर देता है, तो आप ये कहोगे कि लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा जी सर। अच्छा, अब आपने इस लैम्डा -1 के जरिए उस इक्वेशन को, ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी पूरी, इसको आपने उससे डिवाइड करना है, ठीक है। डिवीजन आपकी नॉर्मल जैसे डिवीजन होती है, जो इसका यहाँ पे ये आंसर आएगा, ठीक है ना, वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, मतलब कि स्क्वायर की फॉर्म में आएगी, ठीक है। जो भी आएगी, फर्स्ट करो मैं अभी डिवाइड नहीं कर रहा, उसमें टाइम लगेगा, वो आपकी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको आप जो है किसी भी जरिए से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप सिंपल आप वो उसमें वो -b प्लस माइनस क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उससे सॉल्व कर लो, या आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके मुझे खत्म कर जी, ये क्यूब यहाँ पे डला हुआ है, खत्म करना मैंने। हाँ, आप ये ये कह रहे क्यूब हैं आपने इस तरीके से, जैसे मैंने तरीका जो बताया है ना, इस तरीके से आपने कि पहले आपने देखना है कि उसका ये रूट आना चाहिए, उससे उसको ये फैक्टर निकला, इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी, स्क्वायर की फॉर्म के फिर आप सिंपली आप फैक्टराइज करके कर लोगे, तो वो आपकी लैम्डा की 3 वैल्यूज हैं फिर आपकी निकल आएंगे, और फिर आप इसको फाइनली इसको आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक हो गया सर। अच्छा, अब आप लोगों ने ये करना है कि ये जो असाइनमेंट 3 थी, ये कल डीएलडी की लैब से पहले जिन्होंने सबमिट नहीं की, या कोई इसकी दोबारा से रीसबमिट करना चाहते हैं करेक्ट करके, तो सबमिट कर दें, ताकि फिर इसका हम कल तक इसकी भी डेट पर एंड हो जाएगी, ठीक हो गया? सही हो गया सर। चलो, ऑल राइट, ओके, अल्लाह हाफिज। सर इसका असाइनमेंट का टाइम भी है? असाइनमेंट बस इसका कल तक का टाइम है ना, कल का आपको कह दिया कि डीएलडी की लैब से पहले इसको सबमिट कर दें। ओके सर। ठीक है सर, प्रोजेक्ट और वो करना था, वो मेरे से नहीं हो रहा, तो सर से मैं बात करूंगा कल, तो वो सर मुश्किल हो रहा है सर। प्रोजेक्ट 4 किस चीज का? डीएलडी का? ठीक है सर, वो डीएलडी की बात कर रहे हैं? थोड़ा मुश्किल है सर, वो जो है ना वो सर अच्छा। समझा दे पहले तो फिर ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। चलो वो कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कल डिस्कस कर लेना। ओके, जी सर, ठीक है। ऑल राइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।